हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सामने बॉक्सेस बने, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, इसी के अंदर डेटा को फिल करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कोई कि मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स, तो पहले तो ये जान लो कि सिंगुलर फॉर्म है जो स्पेलिंग लिखी है, और ये जो लिखा है वो उसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है। तो अक्सर वाइवा में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आप लोग क्या वाइवा हो रहे हैं, ठीक है, तो वाइवा में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या। तो इसको बहुत अच्छे समझो क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? डेटा का अरेंजमेंट है। कहाँ पे अरेंज होता है? इन यही इसी टाइप के बॉक्सेस में होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में। ठीक है। कैसे होता है? रो और कॉलम के बेसिस पे। तो इसमें जैसे एक बॉक्स मैंने बनाया है, इसमें दो रो बना दिए। रो आप समझ सकते हो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हो, ये सब रो हैं, और अभी जो वर्टिकल लाइन फिल करेंगे साथ में ही, जैसे कि साथ में, तो वो कॉलम हो जाएगा। तो फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे फिल किया ए बी पी क्यू एक्स वाई। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स है क्या, तो आप क्या बताओगे? मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको क्या मालूम पड़ा कि रो क्या है, कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कॉलम होती है। अच्छा, मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि एक रो और क्या कहते हैं एडजस्ट कर दे रहा हूं, सॉरी कॉलम एडजस्ट कर रहा हूं। अल्फा बीटा ओके। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जैसे बनता है वाइवा का, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, आंसर अभी नहीं बताएंगे। आंसर आप वीडियो देखोगे आगे तो मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि मैट्रिसेस में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होती है, बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें इसके साथ होती हैं। ठीक है। तो इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल, इसी डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। व्हाई दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। तो ये बताएंगे, आगे बताएंगे। तो अभी क्या है, अभी आगे बढ़ाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला टाइप होता है, टाइप पहला आता है रो मैट्रिक्स। अभी रो बताया था, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई मैट्रिक्स लिख के दे दी जाए और पूछा जाए कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे इट्स अ रो मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपको कोई वर्टिकल अरेंजमेंट में कोई चीज मिल जाए तो उसको आप क्या बोल दोगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम इन नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो, तो क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पता है कि रो और कॉलम सेम नहीं होते, तो ऑब्वियसली आप स्क्वायर मैट्रिक्स से पता कर सकते हो। इसमें क्या होगा? रो और कॉलम सेम होंगे। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और आपको मैंने यहाँ पे मार्क भी करके दिया है जीरो। बेसिकली जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, और ओ से मार्क किया। इसको इसलिए अलग से लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप क्या कहते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करोगे।
जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकती है और ये स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब देखो जो आगे टाइप बताने जा रहे हैं वो सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स से टाइप है। तो देखो पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल कुछ होता है, कुछ भी लिख सकते हो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक पे जीरो कर दे तो भी क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, अगर सपोज करो 3 की जगह जीरो भी कर दो तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल को ही करना, और मुझे भी बताना है, पेंडिंग है कि प्रिंसिपल डायगोनल यही डायगोनल क्यों होती है, ये वाली क्यों नहीं होती डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। 2 को भी अगर दो एलिमेंट जीरो हो गए देन इट इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाकी के टर्म है डायगोनल को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के, दे मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल सेम होते हैं, टू 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 लिख लिया, 3 3 3 लिख लो, 4 4 4 लिख लो, अप टू यू, आपके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगी मैट्रिक्स, ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि वही प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो जाता है। तो यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल सेम होता है हमेशा। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 1 होता है, और यही प्रिंसिपल डायगोनल है, ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता वो मैं बताऊंगा। अगर हम सपोज करो ये तो जिसमें था 3 रो थी और इसमें 3 कॉलम थे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई बना दे जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम, अगर ऐसी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल 1 कर दो प्रिंसिपल वाला, और बाकी सब क्या होंगे, जीरो से। तो ये जिसमें 2 रो और 2 कॉलम। अच्छा कोई कह रहा है सर 1 रो 1 कॉलम वाले बताइए, तो भाई 1 रो 1 कॉलम वाले में सिर्फ 1 लिख दो, ठीक है ना। तो ये 1 रो 1 कॉलम में आ गया, ठीक है। ये सब तीनों की तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हैं। इसको भी आई से शो करेंगे, इसको भी आई से शो करेंगे, और इसको भी आई से ही शो करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 टाइप की और मैट्रिक्स रहती हैं, वो भी देख लो आप। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ध्यान रखना, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर रखना, ये बोर्ड में तो नाम के लिए है, बस आपको बता देंगे, आपको नॉलेज में आ जाएगा ये क्या है। लेकिन कंपटीशन लेवल में, मेंस में, एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल से इसको बस बताऊंगा बोर्ड लेवल पे ही। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल कुछ होगी, और ऊपर की वैल्यूज, ऊपर पार्ट में कुछ वैल्यू होंगी, लोअर पोर्शन में जो भी वैल्यू होगी सबके सब जीरो होगी। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि अपर पार्ट में एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई इसका नेम है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ लिख लो, और ऊपर सारे पोर्शन क्या होंगे, जीरो जाएंगे, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आने से पहले 1-2 चीजें अच्छे से क्लियर कर लो। आपने अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखा हो और आगे भी जो आप पूरा देखोगे, आगे पूरे टॉपिक तक, पूरे मैट्रिक्स में, आपको एक चीज हमेशा
सिमिलर साउंड करते हुए दिखाई देगी। हर बार रो पहले बोला जाएगा, कॉलम बाद में बोला जाएगा। हर बारी रो को पहले कहा जाएगा, कॉलम को बाद में। अगर ये चीज़ अपने दिमाग में रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिसमें हर बार मैं रो पहले बोलूँगा, कॉलम बाद बोलूँगा, कन्फ्यूज़न कम होगा, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका यूज़ कहाँ होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का यूज़ अगर हम आपके बुक में बताएं, जो अभी बोर्ड में है, 2 जगह स्पेसिफिकली, 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। दूसरा इसका यूज़ है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में डेटा को अरेंज करने के लिए और डेटा की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। और कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, डेटा को क्या कहते हैं लोकेट करने के लिए सही तरीके से। कंप्यूटर साइंस अगर स्ट्रीम से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बहुत यूज़ है इसका। इसके अलावा कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो यूजेस तो बहुत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? m क्रॉस n। ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, m क्या है? तो मैंने अभी अब कितनी बार बताया ना कि पहली वाली जो भी चीज होगी वो रो होगी, और दूसरी वाली जो भी चीज होगी वो क्या होगी? कॉलम। रो हमेशा पहले आएगा, कॉलम हमेशा बाद में। तो m क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो देखते हैं एक दो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। देखो, अगर मैंने आपको दिया 1 2 3 4 2 4 6 8, अब मैं आपसे कहूं ऐसा करो, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो क्या होगा, m क्रॉस n में पहले हम लोग m फाइंड आउट करेंगे। m क्या है? नंबर ऑफ रो है, तो रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये दोनों क्या हो गए? रो हो गए। तो किस पे कितने नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ रोज आर 2, और पहले हमेशा रो आता है, बाद में लोग प्रेफर करते हैं कॉलम को, बाद में कॉलम। तो कॉलम देखो 1 2 3 4, सो 4 कॉलम्स आर देयर। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 4 हो गया। अच्छा, अगर आपको पढ़ना हो तो 2 क्रॉस 4 ही पढ़ोगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 क्रॉस 4 है, इसको मल्टीप्लाई करके आप ऐसा करिए 8 लिख दीजिए। तो ये 8 नहीं होता। 8 होता क्या है इसमें? इसका ऑर्डर तो 8 नहीं होगा, 8 होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चेक कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, ये 2 चीजें आपको यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स और एंटी मैट्रिक्स से रोकी हुई थी, तो इससे रोकी थी, इनका यूज होगा यहाँ पे। मुझे इसमें और भी डिटेल देनी है, वही मैं देने जा रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूँ इसका ऑर्डर क्या है बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा कि इसमें रो काउंट करो कितनी है। इसमें रो होंगी, 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 3 रो होगी, तो पहले 3 लिख देते हैं। कॉलम, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, 3 कॉलम हो गए, 3 क्रॉस 3 लिख दिया। तो इसका ऑर्डर, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आ रही है तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब अगर इसमें दूसरे वाले पूछा जाए कि इसका क्या कहते हैं ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर कैसे बताओगे? इसमें 1 रो, दूसरी रो, हमेशा हर बार पहले आप रो को ही प्रेफर करोगे, तो 2 रो हो गए। कॉलम अगर चेक करोगे, वर्टिकल लाइन 1 2 3, इसमें 3 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। और अगर मल्टीप्लाई करके सोचो, आपने दिमाग में सोचो, मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, और काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 9 होंगे। इसको मल्टीप्लाई करके सोचो, 6 आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। इसमें आप बता दो कि सामने को पता है 3 रो है, 3 कॉलम है, यू विल से 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। और इसके लिए क्या कहोगे आप? 2 क्रॉस 2 बोल दोगे, वो सब तो ठीक है। मुझे इसमें कुछ अलग चीज बतानी थी, ध्यान देखना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिख के आता है I3 लिख के आ गया, I2 लिख के आ गया, या फिर I1 लिख के आ गया। ठीक है, ये I3 का मतलब क्या होता है? I3 का मतलब होता है इसमें 3 रो होंगी, तो इसका मतलब ये किससे रिलेट होगा? इससे। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा 3 रो है, कॉलम तो मेंशन नहीं है, तो भाई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो 3 है तो ये चीज नोन होती है कि कॉलम भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो I3 इससे रिलेट करेगा, उसी तरीके से I2 इससे रिलेट करेगा। सिर्फ हमें रो पता है, तो जितने रो होंगे उतने ही कॉलम है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इट इज I2। और ये क्या होगा? ये I1 हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस में क्वेश्चन इस तरीके से बहुत कम बनते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ कि क्या है, ये तो हम लोग क्वेश्चन के बीच में यूज हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इसका क्या होता है वो देखो, इसके बेसिस जो बनता है क्वेश्चन होता है फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having 18 elements। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है जितने भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सके, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जितने भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन सके हैविंग 18 एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट्स कितने हो, 18 हो। तो देखो बहुत ध्यान से आंसर क्या होगा, पहले आप लिखोगे 1 क्रॉस 18, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, ऊपर ही बताया था, वहां भी क्लियर किया था। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है आंसर, 2 क्रॉस 9। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 3 क्रॉस 6। फिर इसके बाद 4 4 5 6, तो 6 क्रॉस 3 लिखोगे, इसका उल्टा करो 9 क्रॉस 2, इसके अलावा 18 क्रॉस 1। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। दिस विल बी द आंसर। अब इसके बाद हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ानी है, तो वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, और उसके आगे आपको रीजन भी बताना है कि क्या कहते हैं बाय दिस इज अ प्रिंसिपल डायग्राम। ठीक है, वो भी उसी वीडियो में क्लियर होगा, और भी बहुत सारी चीजें। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने थे, तो इसमें 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकले, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लिकेशन 18 आ रहा था, और मल्टीप्लिकेशन ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब में 18 आया था, ये 6 पॉसिबल केस थे।